वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 10वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम जून महीने के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के बारे में है। अभी हाल ही में 50 किलोवाट पावर सोलर रूफटॉप को इनॉग्रेट किया गया है हिमाचल प्रदेश के सोलान में। इसे एस्टैब्लिश किया गया है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत काम कर रहा है। बात करते हैं इस स्कीम के बारे में। इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा 2014 में लॉन्च किया गया था। इसकी नोडल एजेंसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। उद्देश्य बिल्कुल साफ है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन बेहतर हो, अर्बन एरियाज में उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग हो, उसके लिए ये काम करते हैं। ये मीटरिंग को स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं ताकि और जो ट्रांसफार्मर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बेहतर हो, कंज्यूमर्स को अच्छी तरीके से बिजली मिल जाए। फर्दर आईटी इनेबल्ड इंफ्रा का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एनर्जी अकाउंटिंग के लिए और ऑडिटिंग के लिए। इससे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और बेहतर होगा। सिग्निफिकेंस बिल्कुल साफ है। अगर हम एडवांस आईटी सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली जो एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस होता है वो कम होगा। बिजली के ट्रेवल में बिजली का क्षय होता है, वो खत्म होती है, तो इससे नुकसान होता है। हम आईटी से मदद लेकर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे जो बिल्ड एनर्जी है वो बढ़ेगी। लोग जो बिजली का इस्तेमाल करेंगे उसका प्रॉपर जो अमाउंट है वो इन कंपनीज को मिल जाएगा, तो उनकी कलेक्शन इफिशियंसी भी बेहतर होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल निक्सी के बारे में है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इंडिया में इंटरनेट बढ़िया तरीके से वर्क करे, इसकी जिम्मेदारी निक्सी लेता है। इन्होंने अभी हाल ही में 18वां फाउंडेशन डे अपना स्टैब्लिश किया। इससे ये तो क्लियर हो गया कि ये 2003 में स्टैब्लिश हुए होंगे। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 में भी रजिस्टर किया गया। इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है मेटी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पर्पज ये है कि जो आईएसपी हैं, आईएसपी का यहाँ पे मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ये आपस में अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करें और जो डोमेस्टिक इंटरनेट ट्रैफिक है उसे सही तरीके से रूट किया जाए, सभी लोग उसका प्रॉपर यूज कर पाए। 2003 से ये वर्क कर रहा है। ऑब्जेक्टिव यही है, इंटरनेट को प्रमोट करना, हमें जो लोकेशंस हैं, पार्ट्स हैं, रीजन्स हैं इंडिया के, उनको स्पेसिफाई करना, वहां पर हम इंटरनेट एक्सचेंज स्टैब्लिश करें, पियरिंग पॉइंट स्टैब्लिश करें। इंटरनेट एक्सचेंज क्या होता है? ये एक फिजिकल इंफ्रा होता है जिसका इस्तेमाल आईएसपी करते हैं। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ताकि वो बढ़िया इंटरनेट प्रोवाइड करवा सकें। फर्दर जो इंटरनेट की रूटिंग है, पियरिंग है, ट्रांजिट है, एक्सचेंज है, उसके लिए भी बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है। इंडिया को 64 बिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई मिला है 2020 में। इसे रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। फोकस यही होता है कि दुनिया भर में एफडीआई का फ्लो कैसा है, कौन से ऐसे मेजर्स कंट्रीज लें कि उनके यहां ज्यादा एफडीआई आए, इसका डेवलपमेंट में क्या रोल हो सकता है, इन सभी चीजों को इवेल्युएट करती है ये रिपोर्ट। की पॉइंट्स क्या रहे? इंडिया 5th लार्जेस्ट रिसिपिएंट है एफडीआई का पूरी दुनिया में। 2020 में 2019 की तुलना में हमें 27% ज्यादा एफडीआई मिली है। 2019 में मिली थी 51 बिलियन यूएस डॉलर की एफडीआई, जबकि यह बढ़कर 2020 में 64 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है। ग्लोबल ट्रेंड गड़बड़ है। पेंडेमिक की वजह से हमें चेंजेस दिखे हैं एफडीआई के फ्लो में, जो कि 35% तक के हैं। कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन देखे गए। इससे जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो हाल्ट हो गए, रुक गए, और नए प्रोजेक्ट्स खोले भी नहीं गए, तो एफडीआई का फ्लो डेफिनेटली रुकेगा। सवाल यह है कि यूपीएससी इंडेक्स पर तो बहुत सारे प्रश्न पूछती है, वो हमने देखा, तो क्या यूपीएससी रिपोर्ट्स पर भी प्रश्न पूछती है? बिल्कुल, यूपीएससी रिपोर्ट पर प्रश्न पूछती है और आपको इंडेक्स के साथ साथ रिपोर्ट्स को भी तैयार करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2015 में यूपीएससी ने पूछा था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इसे कौन रिलीज करता है? ऑप्शंस थे एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यूएस फेडरल रिजर्व बैंक और द वर्ल्ड बैंक। सही जवाब था वर्ल्ड बैंक। सिमिलरली 2016 में भी यूपीएससी ने एक रिपोर्ट पूछ लिया, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है? सही जवाब था आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो मन में यह दुविधा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि रिपोर्ट पूछी जाती है कि नहीं, पूछी जाती है और आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में है। भूटान में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया है।
इंडिया से उन्होंने एक पार्टनरशिप की है, मतलब इंडिया अपने टैक्स एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करवाएगा TIWB को, जो अल्टीमेटली भूटान की टैक्स अथॉरिटीज को ट्रेन करेंगे टैक्स ऑडिट करने के लिए। ये टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर ज्वाइंट इनिशिएटिव है UNDP और OECD का। UNDP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड OECD स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो समझिए आम भाषा में कि TIWB करता क्या है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज सभी देशों में काम करती हैं। उनका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और टैक्स ऑडिट करना मुश्किल होता है। सभी देशों में, मेनली डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में, टैक्स अथॉरिटीज कई बार खुद को इनकैपेबल फील करती हैं टैक्स ऑडिट करने में। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स उनको टैक्स ऑडिट करना सिखाते हैं, उनकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी जगह ले लेते हैं, बल्कि उनके साथ टैक्स ऑडिट करके उनको दिखाते हैं कि आप ऐसे कर सकते हो। तो जो टैक्स ऑडिट नॉलेज है, जो स्किल्स हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की, उन्हें ट्रांसफर किया जाता है लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच में। ये अथॉरिटीज उनके सामने जाकर टैक्स ऑडिट करते हैं, उनके अथॉरिटीज को दिखाते हैं कि आप भी ऐसे कर सकते हो। ये प्रोग्राम सर्टेन टाइम के लिए चलेगा, उसके बाद वो चले आएंगे, फिर आप सीख गए, आप खुद से करिए। जैसे कि भूटान में ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये 24 महीनों तक चलेगा, यानी कि 2 साल तक। फोकस यही है कि यहां पे जो भी TIWB के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो भूटान की टैक्स अथॉरिटीज को एक्सपर्टीज देंगे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में और ऑडिट रिलेटेड स्किल्स में, ताकि वो अच्छी ऑडिटिंग कर सकें। बेनिफिट्स क्या है प्रोग्राम के? इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है UNDP और TIWB के सेक्रेटेरिएट के साथ, ताकि भूटान को स्ट्रेंथन किया जा सके टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर और टेक्निकल नो हाउ को लेकर कि आप कैसे अच्छे से ऑडिट कर सकते हैं टैक्स के बारे में। अब देखिए, इससे मिलता जुलता एक प्रश्न पूछा गया था, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स पर तो नहीं पूछा गया था, लेकिन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पर पूछा गया था 2016 के प्रीलिम्स में। सिंपली ये पूछा गया था कि ये है क्या। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर वो टैक्स डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पे प्रश्न पूछ सकते हैं तो वो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पे भी पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन सिंपल था कि है क्या, अ डिवीजन ऑफ WHO, नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है जिसे EU स्पॉन्सर करता है, या फिर UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। सही जवाब है कि ये एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सो बी वॉज द करेक्ट आंसर। तो मिलता जुलता क्वेश्चन, मैंने कहा था कि हम रेफरेंस क्वेश्चन देखेंगे बिकॉज करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, इन पर एग्जैक्ट क्वेश्चन पास्ट में मिले जरूरी नहीं। बिकॉज करंट अफेयर्स है तो ये तो अगली बार पूछा जाएगा ना, जब एग्जाम होगा, तो पिछली बार पूछा गया हो ऐसी कोई संभावना तो बनती नहीं है। तो सही जवाब यहां पर देखिए बी है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ED के बारे में है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अभी 8,000 करोड़ रुपए जो पब्लिक सेक्टर बैंक से उनको ट्रांसफर किए हैं, एग्जैक्टली 8,441.50 करोड़। इन बैंक्स का लॉस हुआ है लगभग 22,000 करोड़ का, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स कमिट किए गए हैं विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के द्वारा। ये सभी लोग देश छोड़कर चले गए। इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी यहीं पर है, वो ED ने कैप्चर किया और अभी उन्हें ऑक्शन करके पैसे रिकवर किए जा रहे हैं। तो जितना पैसा मिला है उसे बैंक्स में बांट दिया गया है, बाकी और पैसा रिकवर होगा तो और बांटा जाएगा। लगभग 18,000 करोड़ का एसेट हमें मिला है, धीमे धीमे उसका डिवीजन होगा, उनको ऑक्शन किया जाएगा। हिस्ट्री की बात करें तो ED को 1 मई 1956 को बनाया गया था इन्फोर्समेंट यूनिट के तौर पे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के तहत, जिसे जो फेरा 47 यहां पे इंडिकेट करता है 1947 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में जो लॉज बनाए गए हैं उनके वायलेशन को हैंडल करने के लिए 1957 में इसका नाम बदल के इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट रख दिया गया। प्रेजेंटली ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फंक्शन करता है। मैंडेट, इसके पास 2 कानूनों को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है, फेमा और PMLA। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 और PMLA मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। कॉम्पोजिशन की बात करें तो एक तो ये अपने पर्सनल्स को डायरेक्टली रिक्रूट करते हैं, जिनके माध्यम से ये इन रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करवाते हैं। इसके अलावा ये अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से भी ऑफिशियल्स को प्रोबेशन पे, डिप्यूटेशन पे ले लेते हैं, लाइक कस्टम एंड एक्साइज, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस, वहां से भी ऑफिशियल्स को चुना जाता है। इन दोनों कानूनों के अलावा ये जो फ्यूजिटिव्स हैं, जो इंडिया से भाग गए, जिनको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 2018 के तहत कवर किया गया है, उनके केसेस को भी प्रोसेस करने की जिम्मेदारी ED को ही दे दी गई है। आर्टिकल नैनो यूरिया लिक्विड के बारे में है। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि फसलों की नाइट्रोजन की नीड को पूरा करने के लिए उनमें यूरिया का छिड़काव किया जाता है, बिखेरा जाता है खेतों में यूरिया को। लेकिन आज हम जिस यूरिया की बात करने वाले हैं वो कमाल का है। इसे आप नैनो यूरिया या फिर नैनो यूरिया लिक्विड कह सकते हैं।
अब ये क्यों कमाल का है, इसे आप इसके डिस्क्रिप्शन के बाद डेफिनेटली समझ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट ये है कि इफ्को ने, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम पूरी दुनिया में नैनो यूरिया लिक्विड को इंट्रोड्यूस किया है। आने वाले समय में इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में हो सकेगा। यह है क्या? ये प्लांट्स की नाइट्रोजन की नीड को पूरा करता है और इस लिहाज से ये कन्वेंशनल यूरिया का एक अल्टरनेटिव है जो आप बोरियों में खरीद के लेकर आते हैं। ये कन्वेंशनल यूरिया को रिप्लेस करेगा और इसके बाद जो कन्वेंशनल यूरिया की रिक्वायरमेंट है या उसकी तुलना में जो हमारी अभी रिक्वायरमेंट है वो 50% तक कम हो जाएगी। 50% तक कम होने का मतलब क्या है? बिकॉज ये जो यूरिया हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसकी इफिशियंसी 50% ज्यादा है। कैसे है समझेंगे। देखिए, जब आप एक बैग कन्वेंशनल यूरिया खरीदते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 50 kg का होता है ना। उसमें जो नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट आपको मिलेगा वो आपको नैनो यूरिया लिक्विड के 500 मिलीलीटर की बोतल में मिल जाएगा, मतलब काफी कम स्पेस में। फर्दर ये सस्ता भी है। सस्ता इस लिहाज से भी है क्योंकि जब आप ये बोरी खरीदने जाएंगे 50 kg का तो ये आपको 260 या 270 रुपए का मिलेगा, जबकि ये जो आपको बोतल मिलेगी 500 मिलीलीटर की ये 240 रुपए में मिल जाएगी। तो पहला फायदा तो ये सस्ता है। दूसरा फायदा ये ज्यादा इफेक्टिव है। लाइक जब आप कन्वेंशनल यूरिया का छिड़काव करते हैं खेत में तो पौधे केवल 30 से 40% ही उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट एब्जॉर्ब कर पाते हैं, बाकी वेस्ट हो जाता है। उतना ही नाइट्रोजन प्लांट्स को मिलता है। जबकि अगर आप इस यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो 80% से ज्यादा जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मतलब एक तो ये सस्ता है और दूसरा ये दुगना इफेक्टिव है। तो फायदा है कि नहीं है? इसे 11,000 किसानों के खेतों में टेस्ट किया गया है, लगभग 94 क्रॉप्स पे, जिसमें व्हीट और राइस भी शामिल है और अच्छा रिजल्ट हमें मिला है। इससे जो प्लांट की यील्ड है वो 8% तक बढ़ जाएगी। फायदे समझिए, एक तो दुगना इफेक्टिव है, दूसरा सस्ता है और तीसरा जो यील्ड है वो 8% तक बढ़ेगी। अब इसके बाद डेफिनेटली ये फायदे की चीज है। इसे डेवलप किया गया है इंडिजिनियसली नैनो बायोटेक रिसर्च सेंटर के द्वारा, जो कि कालोल गुजरात में है। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि इसी इनिशिएटिव के लाइन को कंप्लीट करते हुए इसे डेवलप किया गया है। देखिए, यूरिया के रिक्वायरमेंट के लिए हम यूजुअली इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं। इसके बाद हम यूरिया का ज्यादा उत्पादन भारत में ही कर पाएंगे। सिग्निफिकेंस यही है कि ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा इफिशियंट है प्लांट्स के लिए भी। फर्दर ये इंडिया के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। एक और पॉजिटिव इंपैक्ट हमें यहां पे देखने को मिलेगा, वो ये है कि अंडरग्राउंड वाटर की क्वालिटी इससे कंपैरेटिवली बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जो कन्वेंशनल यूरिया है उसका न्यूट्रिएंट केवल 30 से 40% ही पौधे इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी कहां जाता है? वो अंडरग्राउंड वाटर में जाके मिक्स हो जाता है। लेकिन अगर इस यूरिया का 80% प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब ये कम वेस्ट होगा, पानी में कम मिलेगा, तो कंपैरेटिवली हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा? ग्लोबल वार्मिंग को भी रिड्यूस करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज इसकी प्रोडक्शन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, लाइक आप एक ट्रक में कितनी बोरियां लेकर जा सकते हैं, लेकिन ये छोटी बॉटल तो ज्यादा कैरी की जा सकती है। तो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर प्रोडक्शन तक के पूरी साइकिल में ये कम हार्मफुल गैसेस को भी रिलीज करेगा। तो कई तरीके से ये फायदेमंद है। देखिए, खाने के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑर्गेनिक फूड मिल जाए उससे अच्छा क्या है, लेकिन अगर फार्मिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने अभी हाल ही में हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। क्लस्टर समझते हैं ना, एक ऐसा एरिया जहां पर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया जाए, तो आप उसे क्लस्टर कह सकते हैं। आगे बढ़े उसके पहले हॉर्टिकल्चर का मतलब समझिए। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है आर्ट ऑफ गार्डनिंग या फिर प्रैक्टिस ऑफ गार्डनिंग और कल्टीवेटिंग प्लांट्स एंड ट्रीज। आप प्लांट्स और ट्रीज कैसे लगाते हैं उसकी एक आर्ट होती है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम अपने घरों के आसपास गार्डनिंग करते हैं। कई सारी चीजें वहां पे लगाई जा सकती हैं, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेकोरेटिव प्लांट्स या फिर मेडिसिनल प्लांट्स। इसे ही कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। अलग अलग एरियाज में अलग अलग प्लांट्स और ट्रीज या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लगाए जा सकते हैं। तो अगर हम उनका एक क्लस्टर डेवलप करें तो कमर्शियल यूज किया जा सकता है इसका। ये एक सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है। इसमें हम हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और इनके जरिए जो प्रोडक्शन होगा हम उस आधार पर खुद को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर जो है वो रीजनल या फिर ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा, जहां पे हम कुछ क्रॉप्स को या फिर प्लांट्स को टारगेट करेंगे। कैसे वर्क करेगा फर्दर देखिए। यहां पर हम बात कर रहे थे इस स्कीम के बारे में। लेट मी गो अहेड, दैट इज द नेक्स्ट स्लाइड। कौन नोडल एजेंसी होगी? NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। कैसे ये कवरेज देंगे?
देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने आइडेंटिफाई किए हैं अभी तो 53 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर, लेकिन अभी हम सारी जगहों पे काम स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले देख तो नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, तो पहले हम 12 में स्टार्ट करेंगे पायलट बेसिस पे, बढ़िया रहा तो आगे बढ़ेंगे और उसके बाद धीमे धीमे बाकी पे हम एक्सपेंड करेंगे खुद को। कैसे इंप्लीमेंट होगा? इंप्लीमेंटेशन के लिए हम क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसी बनाएंगे, बोल देंगे भाई आपकी जिम्मेदारी, अब आप देखो आगे का काम। जो सीडीएस होंगे उन्हें रेस्पेक्टिव स्टेट या यूटी जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी रिकमेंडेशन पे ही अपॉइंट किया जाएगा। तो समझ में आ गया? यहां पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स इसके समझिए। जो भी मेजर इश्यूज होते हैं हॉर्टिकल्चर के पूरे सेक्टर में, इंक्लूडिंग प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सब कवर करेंगे ये। फर्दर ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन पे फोकस करेंगे, जो बात पहले कर रहे थे। हर जगह हर चीज नहीं होती, लेकिन जहां जो होती है उस पर तो फोकस करेंगे ना। मार्केट लेड डेवलपमेंट की कोशिश करेंगे, वो उगाइए जो बिके। इसके अलावा इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, जो एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा हॉर्टिकल्चर को इंसेंटिवाइज करने के लिए। इससे 10 लाख फार्मर्स को बेनिफिट हो सकता है और ये अट्रैक्ट कर सकता है 10,000 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट को, अगर 53 क्लस्टर्स इंप्लीमेंट कर दिए जाएं तो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में RDSO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन को पहले इंस्टीट्यूशन के तौर पर रिकॉग्नाइज कर दिया गया है या डिक्लेयर कर दिया गया है एक SDO के तौर पर। SDO का मतलब है स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ये बताएगा कि किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड है वो क्या होगा। ठीक है, ये पेन तो ऑटोमेटिकली चलने लगता है समटाइम्स, मिटा देते हैं इसे। ठीक है, अभी ये सही चल रहा है। ठीक है, तो इसे डिक्लेयर किया गया है SDO, मतलब ये बताएंगे कि किस प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। ये जो उन्हें डेजिग्नेशन दिया गया है SDO का, वो दिया गया है वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन के तहत। वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन जो है वो फॉर द फर्स्ट टाइम सितंबर 2019 में आया था। इसके पहले एक और ऐसा ही मिशन आया था, दैट वाज वन नेशन वन राशन कार्ड। इसी स्कीम की तर्ज पर यह वन नेशन वन स्टैंडर्ड आया। जब ये पहला वाला आया वन नेशन वन राशन कार्ड, तो लोगों को बहुत मजा आया, तो उन्होंने कहा ऐसा ही एक और लॉन्च करते हैं, तो उन्होंने वन नेशन वन स्टैंडर्ड लॉन्च कर दिया। अब पर्पस क्या है इसका, मतलब वन नेशन वन स्टैंडर्ड लाने की आवश्यकता थी क्या? जब भी आप कोई चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपने उस संबंध में एक कहावत सुनी होगी कि चाइना का माल है, कितने दिन चलेगा। क्या आप चाहते हैं कि लोग इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में भी ऐसा ही कुछ कहें? नहीं ना। इसके लिए जरूरी है कि ऑल इंडिया लेवल पर एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड होना चाहिए हर प्रोडक्ट का, हर चीज का, ताकि कोई ये ना कह पाए कि इंडिया का माल है कितने दिन चलेगा। वो बोले कि इंडिया का माल है, मतलब क्वालिटी तो होगी। इस चीज को हम इंश्योर करना चाहते हैं, इसी पर्पज से यह मिशन चलाया गया है। अगर किसी भी इंडिविजुअल को, किसी कंपनी को वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन के तहत रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि आप इस क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, तो उन्हें जो सर्टिफिकेशन दिया जाएगा वो 3 साल तक वैलिड होगा। 3 साल के बाद उन्हें वापस से उस सर्टिफिकेशन को रिन्यूअल करवाना होगा। उस दौरान उनकी चेकिंग होगी कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया है क्वालिटी, वो डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं। ऑब्जेक्टिव वही है। कई सारे इंस्टीट्यूशंस वर्तमान में इंडिया में वर्क करते हैं जो सभी स्पेसिफिक सेक्टर्स में स्टैंडर्ड्स को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इनफैक्ट डिसाइड करते हैं, तो अभी हमें उन्हें इंटीग्रेट करना है ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए। ठीक है, दूसरा यह है कि हमें एक गिवन प्रोडक्ट के लिए एक टेम्पलेट स्टैंडर्ड तैयार करना है कि इस प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड ये होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा यह है कि हमें जितनी भी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं उनको इकट्ठा करना है, मतलब सब अपने अपने हिसाब से चीजों के स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। पैन इंडिया लेवल पर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ताकि हम लॉन्ग रन में एक इंडियन ब्रांड क्रिएट कर सकें, जिसके साथ ये नोशन जुड़ा हो कि इंडियन प्रोडक्ट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये बात है, इसका ऑब्जेक्टिव है। BIS की बात करते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जो पूरे भारत में वेरियस प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए वर्क करते हैं। ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं जो भी गुड्स हैं उनके लिए, और उनके लिए जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं उनको फुलफिल करवाने की कोशिश करते हैं। इसे स्टैब्लिश किया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986 के तहत। बाद में ये देखिए, तब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत वर्क करते थे। 2016 में इनके लिए एक नया कानून आया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016। 2017 के अक्टूबर में इंप्लीमेंट हुआ, और अभी जो BIS है वो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, इनके ऊपर सारी जिम्मेदारी दारोमदार है। नेक्स्ट आर्टिकल IPO ग्रे मार्केट के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि
पेटीएम का जो स्टॉक है वो 11,500 से 21,000 तक पहुंच गया महज 4 दिनों में, ग्रे मार्केट में। स्टॉक मार्केट में नहीं, ग्रे मार्केट में। ग्रे मार्केट क्यों? स्टॉक मार्केट होता तो हम इसको व्हाइट मार्केट बोलते, ब्लैक मार्केट बोल नहीं सकते क्योंकि ये गन्स तो बेच नहीं रहे हैं, ड्रग्स तो बेच नहीं रहे हैं, तो ब्लैक मार्केट नहीं बोल सकते। लेकिन ये जो शेयर्स हैं उनको इलीगल तरीके से बेच रहे हैं, इनफॉर्मल तरीके से बेच रहे हैं, इसलिए इसे ग्रे मार्केट कहते हैं। ग्रे मार्केट में आईपीओस को इनफॉर्मल वे में बेचा जाता है, इलीगल तरीके से बेचा जाता है, स्टॉक मार्केट से अलग। क्या होता है समझेंगे। बिफोर दैट आईपीओ समझते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखिए होता क्या है कि जब भी किसी कंपनी को लोगों से पैसे चाहिए तो वो आईपीओ इशू करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उन्होंने आईपीओ में ये बोला कि हमारे एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, जिसको जिसको चाहिए आ जाओ। अब आप गए और आपने 10 शेयर 100 रुपए में खरीद लिए। अब आपके पास 100 शेयर्स आ गए 10 रुपए की वैल्यू के। जब सभी लोगों को शेयर्स मिल जाएंगे उसके बाद इसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जाएगा और तब पता चलेगा कि एक शेयर की कीमत कितनी निकल रही है। अभी आपको नहीं पता, तो आपके पास शेयर्स तो हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद उस 10 रुपए के शेयर की कीमत 8 रुपए भी हो सकती है और 12 रुपए भी हो सकती है, 15 रुपए भी हो सकती है। या तो आप इंतजार करें कि देखते हैं मार्केट वैल्यू क्या निकलती है, मैं तो 10 रुपए में खरीदे, फायदा नुकसान दोनों हो सकता है। आपके पास बीच में एक रास्ता और होता है, मतलब कंपनी से आपने शेयर्स खरीद लिए हैं और अभी वो शेयर जो है वो स्टॉक मार्केट में नहीं गया है, उसकी मार्केट वैल्यू अभी रिवील नहीं हुई है। उसके पहले आप अगर नहीं चाहते कि आप स्टॉक मार्केट में इस शेयर के जाने के बाद का रिस्क लें, हो सकता है 8 रुपए ही कीमत मिले, आपको 2 रुपए का नुकसान हो जाए, तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप किसी ग्रे मार्केट वेंडर को ढूंढिए, ग्रे मार्केट इमीडिएटर को ढूंढिए। वो आपसे कहेगा क्या कि मैं आपके शेयर की कीमत 12 रुपए दिलवा दूंगा, लिस्ट होने के बाद फायदा नुकसान मैं देख लूंगा। तो आप अपना शेयर कमिट कर दीजिए किसी थर्ड पर्सन को कि मैं आपको 12 रुपए में ये शेयर्स बेच रहा हूं। वो शेयर्स आपके पास है, आपने 12 रुपए में बीच में ही बेच दिया, ग्रे मार्केट में किसी ने आपसे ले लिया, जिसको ये उम्मीद है कि शेयर्स के दाम ज्यादा मिलेंगे और आप रिस्क नहीं लेना चाहते। ये ग्रे मार्केट है। उसके बाद शेयर मार्केट ओपन होगा, अगर शेयर की कीमत 8 रुपए गई तो आपको फायदा हो गया क्योंकि आपको तो 12 पहले ही मिल गए, और अगर 15 गई तो फिर आपको 12 में देना पड़ेगा क्योंकि आपने कमिट कर लिया था। तो ये है ग्रे मार्केट, जहां पर स्टॉक मार्केट में शेयर्स के लिस्ट होने के बाद उनके पब्लिक वैल्यू के निकलने के पहले ही आप उसे बीच में बेच देते हैं। ठीक है, ये तो कई बार आईपीओ इशू होने के बाद होता है, समटाइम्स आईपीओ इशू होता ही नहीं है, कंपनी के शेयर्स डायरेक्ट ग्रे मार्केट में ही बिक रहे होते हैं। ग्रे मार्केट में ये जो आपने 10 रुपए के शेयर्स को 12 रुपए में बेचा, मतलब जो ग्रे मार्केट में खरीदने वाला व्यक्ति था उसने आपको 2 रुपए एक्स्ट्रा देने का मन बनाया, इसे कहा जाता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। 2 रुपए का प्रीमियम आपको मिला है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसे कई बार इसीलिए पैरेलल मार्केट या ओवर द काउंटर मार्केट भी कहा जाता है। तो क्या ये अलाउड है? इसे कैसे गवर्न किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये अनऑफिशियल है, मतलब नहीं पता किसको कि कौन क्या कर रहा है। मैं एक इमीडिएटर हूं, कोई आके मुझसे बोलेगा आप ग्रे मार्केट में काम करते हैं, नहीं मैं तो नहीं करता। तो कैसे ये काम चलता है, इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, ना तो इसे सेबी गवर्न करती है। ये ग्रे मार्केट के जो शेयर्स होते हैं इनका स्टॉक एक्सचेंज से कुछ भी लेना देना नहीं होता, मतलब ये इसके बीच का सारा खेल होता है और इसमें इनका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, ट्रांजैक्शंस 1 to 1 बेसिस होते हैं और जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैश में होते हैं, क्योंकि ये सारा ट्रस्ट के बेसिस पे चलता है। अगर किसी ने डिफॉल्ट कर दिया, किसी ने आपको 12 रुपए दे दिया और आपने कहा मैं अपने शेयर्स नहीं दे रहा, आपके डीमैट अकाउंट में मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा, तो वहीं सेबी को जाके कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर सेबी का कोई रोल ही नहीं है। तो सब इनफॉर्मल तरीके से चल रहा है, कोई रेगुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं। इसमें एक मामला कोष्टक का भी होता है, बता देता हूं। कोष्टक की लिटरल मीनिंग होती है प्राइस ऑफ एप्लीकेशन। होता यह है कि लॉट बनता है शेयर्स का। जैसे कंपनी ने कहा कि मेरा जो एक लॉट है वो 100 शेयर्स का है और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, मतलब एक लॉट की जो वैल्यू है वो 1000 रुपए है। आपको चाहिए तो आप एक लॉट खरीदो। अब सभी लोगों को लॉट्स नहीं मिल सकते, तो लोग एप्लीकेशन डालते हैं कि मुझे एक लॉट चाहिए, मुझे 10 लॉट चाहिए। तो आपने एक लॉट के लिए एप्लीकेशन डाला। अब आपको नहीं पता कि ये एप्लीकेशन जो आपने डाला है इस पर आपको लॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति है जिसको भरोसा है कि इस कंपनी ए का लॉट जब पब्लिक में आएगा तो इसकी वैल्यू काफी ज्यादा होगी, कम से कम 10 रुपए का एक शेयर कम से कम 15 का बिकेगा। तो अगर उसको 1000 रुपए का शेयर मिल जाए तो उसे 500 का फायदा हो जाएगा, 1500 में बिक जाएगा। लेकिन शेयर्स तो अभी किसी के पास है नहीं, इवन आपको भी नहीं मिला, आपने एप्लीकेशन ही डाला है, लेकिन एप्लीकेशन की डेट निकल चुकी है, तो वो पर्सन अब एप्लीकेशन नहीं डाल सकता। वो आपके पास आता है, कहता है आप अपना एप्लीकेशन मुझे दे दो, मैं आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा।
ये जो 100 रुपए वो एक्स्ट्रा देने को आपको तैयार है 1000 के लॉट पर 1100 रुपए, इसे कहा जाएगा कोष्टक रेट। वो आपके एप्लीकेशन पर आपको एक्स्ट्रा प्राइस दे रहा है इस उम्मीद में कि अगर वो लॉट आपको मिल गया तो आपको उसको देना होगा और उससे ज्यादा फायदा होगा। अगर वो लॉट आपको मिला, फिर आपने उस लॉट के जो भी शेयर्स थे उनको बेचा, तो 1500 रुपए आपको मिले। आप अपने 100 रुपए रख के 400 रुपए उसको दोगे, क्योंकि ये उसका है जिसने आपसे लॉट रेट पर एप्लीकेशन खरीदा। अगर ये शेयर्स आपको नहीं मिले, कंपनी ने बोला हमारे पास नहीं है आपको देने को, तब भी जिसने आपसे ये लॉट खरीदा था वो आपको 100 रुपए तो देगा। आपने एप्लीकेशन भरा था, आपको शेयर्स नहीं मिले, लेकिन 100 रुपए मिल गए, क्योंकि आपने ग्रे मार्केट में जाके कोष्टक रेट पर अपना एप्लीकेशन बेच दिया। यह है कोष्टक रेट। समझ में आ गया? इन्वेस्टर्स क्यों ग्रे मार्केट में इंटरेस्ट लेते हैं? क्योंकि यहां पर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्ट करने की, परचेज करने की, जबकि जो शेयर्स होते हैं वो लिस्ट भी नहीं हुए होते, उसके बीच में ही वो सारा खरीद फरोख्त कर लेते हैं। फर्दर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आईपीओ एप्लीकेशन की डेट निकल गई, अब आपके पास एप्लीकेशन डालने का मौका नहीं है, तो आप ग्रे मार्केट में जाते हैं और कोष्टक रेट पर किसी से एप्लीकेशन खरीद लेते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी एप्लीकेशन इंड होने के बाद भी आपके पास रहती है ग्रे मार्केट में जाके इसे लेने की। जो कंपनीज होती हैं वो कई बार इसके जरिए स्पेकुलेशन लगाती हैं कि ग्रे मार्केट में उनके शेयर्स की वैल्यू क्या जा रही है। तो चूंकि इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, अगर आपके साथ ग्रे मार्केट में कोई धोखाधड़ी होती है तो आप कहीं कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए डेफिनेटली हमें ग्रे मार्केट के शेयर्स के या फिर एप्लीकेशंस के खरीद फरोख्त से बचना चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2021 के बारे में है। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस सोशल आउटलुक को रिलीज किया है। रिपोर्ट है ये वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स, वैसो रिपोर्ट। इन्होंने एनालाइज किया लेबर मार्केट के कई सारे इश्यूज को, जिसमें जो कंपोनेंट्स रहे दोज वर अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर अंडर यूटिलाइजेशन, वर्किंग पॉवर्टी, इनकम इनइक्वलिटी, लेबर इनकम शेयर फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो एक व्यक्ति को डिसेंट वर्क से अलग कर देते हैं। कोविड-19 क्राइसिस ने जो पहले से एग्जिस्ट कर रही इनइक्वलिटी थी, असमानता थी, उसे और भी ज्यादा बेकार कर दिया है, ऐसा इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है। क्या की फाइंडिंग्स मिली हमें? 2021 में जॉब लॉस 75 मिलियन लोगों का होगा, 2022 में यह 23 मिलियन और बढ़ेगा। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक्सपेक्टेड है कि 2022 में टोटल 205 मिलियन का होगा, इतने लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। फर्दर जो नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं उनकी क्वालिटी भी खराब है, ये डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज में और भी बेकार रहेगी। 2019 से अगर हम तुलना करें तो 108 मिलियन वर्कर्स और ज्यादा पूरी दुनिया में पुअर या फिर एक्सट्रीमली पुअर कैटेगरी में रख दिए जाएंगे। खबर अच्छी तो नहीं है। जान लेते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। 1919 में बनाया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जब एक ट्रीटी हुई थी जिसे आप जानते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के नाम से। उद्देश्य यह था कि लोगों को भरोसा दिलवाया जाए कि हम सोशल जस्टिस के बेसिस पे एक नई दुनिया बनाएंगे। 1946 में इसे नए नवेले यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना दिया गया। यह एक ट्राईपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है। ट्राईपार्टाइट है मतलब इसमें 3 पार्टीज होंगी। कौन सी 3 पार्टीज? एक तो गवर्नमेंट्स, दूसरी एम्प्लॉयर्स और तीसरे वर्कर्स। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था और अभी 187 मेंबर स्टेट्स हैं इसका हिस्सा। 2020 में इंडिया ने इसकी गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप को भी अवेल किया। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। यह तो रही बात ILO के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सीड मिनिकिट प्रोग्राम के बारे में है। इस प्रोग्राम को अभी लॉन्च किया गया है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा। इसमें सीड मिनिकिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स होंगे, ऐसे बीज जिनमें ज्यादा उपज होती है। ये बीज पल्स से लेकर ऑयल सीड तक होंगे जो फार्मर्स तक पहुंचाए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का इनिशिएटिव है। फंडिंग पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जा रही है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत। नोडल एजेंसीज में अगर आप बात करें तो 3 एजेंसीज हैं जो इसमें वर्क कर रही हैं। फर्स्ट वन इज नेशनल सीड कॉर्पोरेशन और दूसरा नाफेड, तीसरा गुजरात स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। एक्चुअली में यही इन सीड्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। सिग्निफिकेंस ये है कि एक बार किसानों को ये बीज मिल जाएंगे, उपज अच्छी होगी तो अगली बार वो इन बीजों को खुद ही खरीद लेंगे और अच्छी उपज होने लगेगी।
आपको याद है जब मैगी नया नया आया था तो वो क्या करते थे, वो मैगी के पैकेट्स फ्री में देते थे। हमने मैगी खाया, हमें अच्छा लगा, फिर हम खरीदने लगे। निगेटिव मत लीजिएगा, किसानों ने इन बीजों को टेस्ट नहीं किया है कि ये कितने अच्छे हैं। एक बार उन्हें इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे तो वो इसे इस्तेमाल करने लगेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के बारे में है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसे पब्लिश करती है। लेटेस्ट डेटा अभी एनालिसिस निकल के आया है। पूरी जो जानकारी देने की कोशिश की गई है वो ये है, 2020 में जब कोविड आया तो जो एनर्जी का पूरा सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत गिर गया। जो कंपनीज इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते थे उन्होंने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। तो क्या रिकवरी हो रही है क्या कोविड-19 पेंडेमिक के बाद? उसी चीज को यहां पे एनालाइज करने की कोशिश की गई है। इसमें 2021 का पूरे साल का जो आउटलुक है उसे तैयार किया गया है। फर्दर पिछले 5 सालों का जो डेटा है उसे भी इवैल्यूएशन में रखा गया है। फाइंडिंग्स में ये निकल के आया है कि ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो है वो 2020 में जो डिक्लाइन किया था उसके बाद वो रिकवर हो रहा है और 2021 में लगभग 10% की रिकवरी अवेल कर लेगा। दैट विल बी वर्थ $1.9 ट्रिलियन। जो ग्लोबल पावर सेक्टर है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि जो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं वहां पर 70% जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो जाएगा। जो टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, चूंकि इनको अभी इतनी कमर्शियल सक्सेस मिली नहीं है इसलिए यहां पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम जा रहा है। और जो ऑयल है वहां पर अप्रॉक्सीमेटली जो इन्वेस्टमेंट है वो 10% के अप्रॉक्स ग्रो करेगा। जो नेट जीरो प्लान है जिसमें हम कार्बन एमिशन को नेट जीरो लेवल पे अवेल करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी मोमेंटम अचीव कर रहा है। हालांकि जो ट्रांजिशन ग्राउंड लेवल पे है वो अभी हमें दिख नहीं रहा है। ये सारी बातें हमें इस रिपोर्ट में मिली हैं। बात करते हैं आईईए के बारे में। ऑटोनॉमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1974 में पेरिस में फ्रांस में स्टैब्लिश किया गया था। 3 ई पर फोकस करता है। पहला ई है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा ई है एनर्जी सिक्योरिटी और तीसरा ई है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इंडिया 2017 में आईईए का एसोसिएट मेंबर बना। हालांकि पार्टनरशिप तो हमारी उनसे काफी पहले से चल रही है। अभी इंडिया ने आईईए के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया है जिससे हम ग्लोबल लेवल पे एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। आईईए कुछ और भी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। उनका नाम है वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट और ग्लोबल एनर्जी रिव्यू। आर्टिकल G7 कॉर्पोरेट टैक्स डील के बारे में है। इस मुद्दे पर हमने पहले भी चर्चा की हुई है। कॉन्टेक्स्ट यह है कि अभी हाल ही में दुनिया के रिचेस्ट नेशंस ने एक लैंडमार्क डील को साइन कर लिया है जहां पर जो क्रॉस बॉर्डर टैक्स लूप होल्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं उनमें ये जो रिचेस्ट नेशंस हैं, हमारा इंडिकेशन G7 कंट्रीज की ओर है। आपको पता होगा कि G7 में ना तो इंडिया है और ना ही चाइना, इनफैक्ट रशिया भी नहीं है। पहले था, इसे निकाल दिया गया। तब ये G7 G8 हुआ करता था। 2014 में निकाल दिया गया था जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर और क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। उसके बाद से ये G7 बन गया है, ग्रुप ऑफ 7, G7। ये चाहते हैं कि दुनिया में हर देश जो बड़ी कंपनीज हैं उनसे कम 15% टैक्स जरूर वसूलें। इससे यह भी कोशिश की जाएगी कि कंपनीज से वहां पर टैक्स वसूला जाए जहां पर वो ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा ये G7 कंट्रीज क्यों चाहती हैं? इंडिया को इससे फायदा है कि नुकसान है? इंडिया को डेफिनेटली इससे फायदा है। इंडिया चाहता है कि ऐसा हो। ऐसा क्यों चाहता है इंडिया, या फिर ऐसा क्यों चाहते हैं ये G7 नेशंस? देखिए, होता यह है कि मान लीजिए यूएसए में एक कंपनी ए है जो ऑपरेट कर रही है। यूएसए ने टैक्स बढ़ा दिया तो कंपनी ए एक ऐसे देश में शिफ्ट होना चाहेगी जहां पर उससे कम टैक्स वसूला जाए। वो एक ऐसे, जैसे मान लीजिए यूएसए उनसे 25% टैक्स ले रहा है तो कंपनी ए एक ऐसे देश में जाके अपनी विंग को खोल लेगी जहां पर टैक्स उनसे केवल 10% लिया जा रहा है, 8% लिया जा रहा है। अब इससे नुकसान किसको हो रहा है? यूएसए को हो रहा है। यूएसए अगर और ज्यादा टैक्स बढ़ाने की कोशिश करेगा तो कंपनी ए उससे यही कहेगा आप टैक्स बढ़ाएंगे तो हम कहीं और चले जाएंगे। तो यूएसए के ऊपर प्रेशर रहेगा, वहां की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहेगा। लेकिन अगर वो एक कॉमन सिनेरियो जनरेट कर लें कि हर कंट्री में कम से कम आपको 15% टैक्स तो देना ही है, तो फिर ये कंपनी इवैल्यूएट करेगी कि हम दूसरे देश में जाएंगे, खर्चा करेंगे और वहां पे भी हमें 15% तो कम से कम देना ही पड़ेगा। तो फिर यूएसए में ही रहते हैं। कई सारे देश ऐसे हैं जो कम टैक्स अपने यहां कॉर्पोरेट टैक्स चार्ज करके कंट्रीज को ल्योर करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपने यहां। अब इसका नुकसान इंडिया में भी होता है। इंडिया का जो भी रेवेन्यू है उसमें कॉर्पोरेट टैक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इंडिया एक लिमिट के बाद कॉर्पोरेट टैक्स कम कर नहीं पाता, और करता भी है तो मन मार के करता है। नुकसान होता है इससे। हम करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ता है, बिकॉज हमें भी तो अट्रैक्ट करना है कंपनीज को। लेकिन अगर ये मिनिमम 15% वाला मामला आ जाएगा तो हमारे ऊपर बाध्यता कम रहेगी और तब कंपनीज
हमारे यहाँ आएंगी, क्योंकि उन्हें बाकी जगहों पर भी ये टैक्स पे करना पड़ेगा। फर्दर जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी ऐसे जगहों पे भाग के जाना चाहती हैं जहां पर उन्हें कम टैक्स पे करना पड़े। अब देखिए, एक मामला ये भी है, मान लीजिए ये G7 कंट्रीज ने ऑप्ट कर लिया कि हम 15% एटलीस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन बाकी की कंट्रीज नहीं कर रही हैं, तो कैसे होगा बात, तब कैसे बात बनेगी? इसमें एक प्रावधान और किया गया है। एक प्रावधान ये और है कि सपोज करिए कि एक इंडिया की कंपनी है ए, इंडिया चार्ज कर रहा है 20% टैक्स। फर्दर इंडिया ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हम कम से कम 15% टैक्स तो चार्ज करेंगे ही सभी कंपनी से। अब इंडिया की कंपनी एक ऐसी जगह पे भाग के चली जाती है जहां पर केवल 5% टैक्स लिया जाता है। अब इस प्रावधान के अनुसार वो कंपनी इंडिया की है, ऑपरेट कहीं और कर रही है, वहां पर उसे केवल 5% टैक्स देना पड़ रहा है। इंडिया को इससे लॉस हो रहा है, हमारे यहाँ रेवेन्यू कम आ रहा है, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा, तो इंडिया के पास ये अधिकार होगा कि 15% में ये 5% माइनस करके इंडिया इनसे इंडिया में 10% चार्ज कर सकता है। ये राइट इंडिया को मिल जाएगा। अब इस कंपनी ए को इंसेंटिव नहीं रह जाएगा ना दूसरे देश में जाने को लेकर, तो ये कोशिश करेंगे कि अपनी विंगी इंडिया में ही खोले, ना कि दूसरे देश में, तो ये राइट मिल जाएगा। मतलब जो भी टैक्स डिफरेंस होगा वो कंट्री चार्ज कर सकती है जहां पर वो कंपनी एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। इससे डिसइंसेंटिवाइज किया जाएगा उन कंपनीज को जो ऐसी जगहों पर जाकर इन्वेस्ट करते हैं जहां पर कम टैक्स चार्ज किया जाता है। ये डिसइंसेंटिव होगा उन देशों के लिए जो इस प्रावधान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम अपने यहां कम से कम 15% चार्ज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट भी इस प्रकार के टैक्स निगोशिएशन में हिस्सा लेने का मन बना रहा है। तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप किया गया है। एक बार G7 इसे साइन कर लेता है, तैयार कर लेता है, तो परसुएट करेंगे बाकी कंट्रीज को भी कि वो भी इसे एक्सेप्ट करें। इंडिया तो डेफिनेटली इसे एक्सेप्ट कर लेगा। इंडिया के ऊपर इंपैक्ट की बात की गई है तो वही है कि इंडिया बेनिफिट होगा, बिकॉज इंडिया को आर्टिफिशियली लोअर करना पड़ता है टैक्सेस को। हम करना नहीं चाहते बट करना पड़ता है, बिकॉज हमें कंपनीज को अट्रैक्ट करना होता है। अगर हर देश 15% कम से कम चार्ज करेगा तो हमें थोड़ी कम समस्या होगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बीड मॉडल के बारे में है। महाराष्ट्र की सरकार ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से यह बोला है कि आप हमको अलाउ कर दो कि जो आपकी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके तहत हम बीड मॉडल को पूरे महाराष्ट्र में लागू कर सकें। अभी बीड मॉडल क्या है और बीड मॉडल में बीड क्या है, लेट मी टेल यू। देखिए, ये महाराष्ट्र का मैप है और बीड उनका एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जहां पर इस मॉडल को लागू किया गया था। पूरा मामला समझने के लिए पहले आप समझिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। कहानी पुरानी है, बहुत पुरानी नहीं है, 2016 की है। फसलें बर्बाद हो जाती थी किसानों की, बहुत नुकसान हो जाता था, उन्हें कुछ मिलता नहीं था। सरकार ने प्लान बनाया कि उनकी फसलों का इंश्योरेंस कर दिया जाए ताकि नुकसान हो तो उनको पूरा पैसा मिल जाए। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस करेंगे तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना पड़ता है। तो सरकार ने बोला कि एक सेंट्रल स्कीम होगी जिसे स्टेट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मदद से इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की होंगी। उन्होंने कहा कि इसमें सभी प्रकार की क्रॉप्स को कवर किया जाएगा, लाइक फूड क्रॉप्स, ऑयल सीड क्रॉप्स, एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। लेकिन प्रीमियम कौन भरेगा, यह सवाल था। तो बात यह हुई कि थोड़ा सा प्रीमियम किसानों से ले लेते हैं, बाकी का केंद्र और राज्य सरकारें भर देंगी। इसमें उनके लिए प्रीमियम फिक्स कर दिया गया कि जो भी प्रीमियम का खर्चा आएगा खरीफ क्रॉप के लिए किसानों को उसका 2% देना होगा, रबी क्रॉप के लिए 1.5% और कमर्शियल क्रॉप के लिए 5%। सपोज करिए कि फसल जो है उसके लिए एक किसान को, मान लीजिए उनकी जो फसल है वो 300 रुपए की है, उनकी टोटल वैल्यू 300 रुपए है, और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हमको इस 300 रुपए की फसल को इंश्योर करने के लिए 100 रुपए चाहिए। तो किसान को खरीफ की क्रॉप अगर है तो केवल 2 रुपए देने होंगे, बाकी का सारा खर्चा केंद्र और राज्य की सरकारें वहन कर लेंगी। ठीक है, तो ये तो सारी बात हुई। पहले तो देखिए, इसको कहा गया था कि जिन लोगों ने लोन लेके फार्मिंग स्टार्ट की है उनको तो ये स्कीम जरूर लेनी पड़ेगी, लेकिन बाद में से 100% वॉलंटरी बना दिया गया किसानों के लिए। आपको मर्जी तो स्कीम इस्तेमाल करो, आपको नहीं मर्जी तो मत करो। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही थी, इंश्योरेंस कंपनियां बिड करती हैं कि हाँ इस एरिया में जो भी फार्मर्स हैं वो हमसे इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर अक्सर सूखा पड़ता है या फिर बाढ़ आ जाती है, फसलों के बर्बाद होने का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसी जगहों पर ये इंश्योरेंस कंपनीज बिड नहीं करना चाहती, तो वहां के किसानों को इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल ही नहीं पाता। तो कुछ समय पहले महाराष्ट्र की सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए एक प्रोविजन ऑप्ट किया। उन्होंने ये बोला कि मान लीजिए इसी का एग्जांपल लेते हैं, बीड में ही से पायलट बेसिस पे चलाया गया था कि बीड में मान लीजिए एक इंश्योरेंस कंपनी ए है, उनसे कहा गया कि सपोज करिए कि आपको 100 रुपए का प्रीमियम मिला और किसानों को जो आपको पेमेंट करनी है वो 120 रुपए की है।
तो आप मैक्सिमम 110 रुपए का ही पेमेंट करेंगे। मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो 10% से ज्यादा लॉस नहीं बियर करेगी और बाकी का जो 10 रुपए है वो स्टेट गवर्नमेंट दे देगी। तो इंश्योरेंस कंपनीज को लगा कि चलो ठीक है, रिस्क केवल 10% का है, बाकी अगर फसल अच्छी हो गई तो फायदा खूब सारा हो सकता है। लाइक मान लीजिए कि प्रीमियम 100 रुपए का मिला और किसानों को रीपेमेंट केवल 50 या जो क्लेम होता है वो केवल 50 रुपए का देना पड़ा, तब तो कंपनी को 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो राज्य सरकार ने कहा ऐसे थोड़ी होता है, मतलब हम भी रिस्क बियर कर रहे हैं तो फायदा हमें भी होना चाहिए। लाइक आप केवल 20% का प्रॉफिट ले सकते हैं, उससे ज्यादा प्रॉफिट आप नहीं लेंगे। अगर आपको प्रीमियम केवल जो क्लेम है वो 50 रुपए का ही देना पड़ा है और आपने 100 रुपए लिए थे, तो आप मैक्सिमम 20 रुपए अपने पास रखेंगे और 30 रुपए आप राज्य सरकार को दे देंगे। यह था बीड मॉडल। इसमें एक बैलेंस स्टैब्लिश किया गया कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो 20% से ज्यादा फायदा नहीं ले पाएंगी और उनको 10% से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसी उद्देश्य के साथ ये बीड मॉडल लाया गया। वही बात है, 110% से ज्यादा उन्हें जो प्रीमियम है वो पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब 10% ज्यादा लॉस वो बियर नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर उन्हें पे करना पड़ता है क्लेम, तो राज्य सरकार बाकी का क्लेम पे करेगी। फर्दर अगर उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होता है तो वो 20% से ज्यादा अपने पास नहीं रखेंगे और बाकी का उन्हें राज्य सरकार को देना होगा। कारण क्या था? कारण मैंने आपको बता दिया कि जो ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर चूंकि इन इंश्योरेंस कंपनीज को ज्यादा क्लेम पे करना पड़ता था तो वो वहां पर बिडिंग नहीं करते थे, तो इससे उन्हें नुकसान हो जाता था। राज्य सरकार को इसके लिए पैसा कहां से मिलेगा? देखिए, अगर कोई किसी साल फसल अच्छी हो गई तो राज्य सरकारों को 20% से एक्स्ट्रा जो इंश्योरेंस कंपनीज देंगी वो मिल जाएगा, तो उसका एक कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। फर्दर अगर नुकसान होगा इंश्योरेंस कंपनीज को तो राज्य सरकार उसी में से निकाल के पैसा दे देगी। तो काफी बढ़िया मॉडल है ना ये बीड मॉडल। इससे राज्य सरकारों पर ऊपर क्या इफेक्ट होगा? वही बात है कि उन्हें जो पैसा मिलेगा उसका जो कॉर्पस बनेगा उसी की मदद से वो आने वाले समय में जब इंश्योरेंस कंपनीज को नुकसान हो रहा होगा, उन्हें 110% से ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो राज्य सरकार दे देगी। तो महाराष्ट्र ने कहा है कि आप इसे हमारे पूरे राज्य में लागू कर दो। बीड मॉडल समझ में आ गया ना? देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था। पहला स्टेटमेंट यह है कि इसमें फार्मर्स को यूनिफॉर्म प्रीमियम पे करना पड़ता है पूरे साल में, किसी भी सीजन में कोई भी क्रॉप। और दूसरा यह है कि इसमें जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं उनको भी कवर किया जाता है, लाइक साइक्लोन या अनसीजनल रेन की वजह से फसल कटने के बाद नुकसान हो जाए तो वो भी कवर है। तो बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत? आपको ये तो समझ में आ गया कि ये वाला गलत है क्योंकि प्रीमियम 1.5%, 2% और 5% था। ये वाला सही है, तो जो आंसर निकल के आएगा दैट विल बी बी, 2 ओनली। केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है। देखिए, ऑकलैंड जो न्यूजीलैंड की एक सिटी है उसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, EIU ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे टॉप पर जगह दी है 140 शहरों में। मतलब ये दुनिया में रहने लायक सबसे बढ़िया सिटी है। इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इंडेक्स दुनिया भर की लोकेशंस को, इनफैक्ट सिटीज को एसेस करता है। कौन सी सिटी ऐसी है जहां पर रहने लायक सबसे बढ़िया कंडीशंस हैं और कौन सी ऐसी है जो सबसे खराब है। 140 सिटीज को ये पूरी दुनिया में एसेस करते हैं। असेसमेंट का तरीका क्या है? 30 क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को संज्ञान में लिया जाता है इवैल्यूएशन करते वक्त, जिसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। मतलब 30 फैक्टर्स 5 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जिसमें एक कैटेगरी होती है स्टेबिलिटी। अनस्टेबल तो नहीं है सिटी, अटैक्स तो नहीं होते वहां पर, वायलेंस तो नहीं होता, इसका जो वेटेज है वो 25% है। हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसी है? 20% वेटेज के साथ। कल्चर एंड एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? 25%। एजुकेशन का लेवल क्या है? 10%। और इंफ्रा कैसा है? 20%। इसी वेटेज के साथ किसी भी सिटी का इवैल्यूएशन किया जाता है। चूंकि पेंडेमिक का दौर चल रहा है तो EIU ने 2 नए इंडिकेटर इसमें जोड़ दिए। एक तो पेंडेमिक आने के बाद किस सिटी ने जो पेंडेमिक का स्ट्रेस था अपने बढ़िया हेल्थ केयर सिस्टम के माध्यम से उसे अच्छे से हैंडल किया, और दूसरा कि किस सिटी में कम रिस्ट्रिक्शंस हैं लोकल इवेंट्स पर, थिएटर, म्यूजिक कॉन्सर्ट, रेस्टोरेंट्स और स्कूल्स में। जिसने अच्छे से हैंडल किया होगा उनके यहां रिस्ट्रिक्शंस भी कम होंगे। तो अभी जो जगह मिली हुई है ऑकलैंड को, जो साल में असेसमेंट होता है वो फरवरी मार्च के दौरान किया जाता है। दुनिया भर में इंक्लूडिंग इंडिया सेकेंड वेव स्टार्ट हो गई थी और ये सभी देश प्रभावित थे इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्रीज, जबकि ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, वहां पर कोविड का खतरा उस समय कम था। यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो 2 पैरामीटर्स हैं हेल्थ केयर रिसोर्स के ऊपर, स्ट्रेस और रिस्ट्रिक्शंस, यहां पर उन्होंने डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो इस इंडेक्स में उनका ऊपर जाना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आराम से वो ऊपर चले जाएंगे।
किसी भी सिटी को हर फैक्टर में 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वो एक्सेप्टेबल है, टॉलरेबल है, अनकंफर्टेबल है, अनडिजायरेबल है या फिर इनटॉलरेबल है। सभी फैक्टर्स में ये इवैल्यूएशन जब हो जाता है तो उनको एक वेटेज दे दिया जाता है। उस वेटेज के आधार पर हर सिटी को 1 से 100 के बीच में एक स्कोर दिया जाता है। उसी स्कोर के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि इस कंट्री का लेवल क्या है, सिटी का लेवल क्या है, कंट्री का नहीं। यहां पर इवैल्यूएशन कंट्री का नहीं, सिटी का होता है। अगर किसी सिटी को 1 रैंक दी गई है, मतलब 1 नंबर दिया गया है, तो मतलब वो सिटी इनटॉलरेबल है। और 100 है तो फिर तो वो आइडियल है, मतलब वो सबसे बढ़िया है, आप जाइए स्वर्ग जैसा आनंद आपको मिल जाएगा। क्या निकल के आया? 5 दुनिया की सबसे बेहतरीन सिटीज लिवेबल, जो रहने लायक हैं। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड, जापान का ओसाका, ऑस्ट्रेलिया का एडिलाइड, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन और जापान का टोक्यो। सबसे बेकार सिटीज जहां पर आप डेफिनेटली नहीं जाना चाहेंगे। सीरिया का दमेस्कस सबसे बेकार, देन नाइजीरिया का लगोस, मोर्सबे पोर्ट पापुआ न्यू गिनी का, बांग्लादेश का ढाका और अल्जीरिया का एल्जियर्स। ये सबसे बेकार सिटीज हैं। अगर बात करें इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में, तो ये रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन है किसका? द इकोनॉमिस्ट ग्रुप का। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप जो है वो सिस्टर कंपनी है द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर की। 1947 में इसे फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर्ड है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। देखिए, जैसे एमसीक्यूज रखने की बात हो रही थी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात हो रही थी, हर टॉपिक पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते नहीं है ना, तो जिस पर होंगे वही रखे जा सकते हैं। खैर, एक आइडिया और भी मेरे दिमाग में आया कि चलो ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर नहीं भी है तो उससे मिलता जुलता कुछ हो सकता है। लाइक अगर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स पे यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा तो किसी इंडेक्स पे तो पूछा होगा ना, उसे रेफरेंस के तौर पे हम ले सकते हैं, ताकि आइडिया लग जाए कि ओके, अगर इंडेक्स से क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार का आ सकता है। जैसे देखिए, यूपीएससी ने पूछा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स न्यूज में देखा जाता है, इसे कौन डिक्लेयर करता है? ओईसीडी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक या डब्ल्यूटीओ? सही जवाब वर्ल्ड बैंक है। अब ये क्वेश्चन भले ही लिवेबिलिटी इंडेक्स से नहीं जुड़ा हुआ है, बट ये आइडिया तो लग गया ना कि कौन सा इंडेक्स कौन रिलीज करता है, ये यूपीएससी पूछती है। तो हम अब याद रखेंगे कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है उसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज करती है। हम इसको याद रखेंगे, क्या पता ये वाला पूछ ले। एक क्वेश्चन और है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंडिकेटर्स यूज्ड बाय इफ्प्री टू कंप्यूट ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। सही जवाब है तीनों। इन तीनों ही इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइडिया लग गया कि अच्छा, ये इंडिकेटर भी पूछते हैं, मतलब हमें ये जो इंडिकेटर्स यहां पे बताए गए हैं, लाइक स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें इनको भी ध्यान में रखना होगा। यहां से भी कुछ पूछ सकते हैं, तो ठीक है, रेफरेंस क्वेश्चन ले लेंगे अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी फंड रिलीज किया है, जो कई सारी एक्टिविटीज फार्म मैकेनाइजेशन के लिए चल रही हैं, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम के तहत। देखिए, इस SMAM स्कीम को 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरह लॉन्च किया गया था। होता यह है कि किसान खेती करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ट्रैक्टर नहीं है और जो एसोसिएटेड मशीन्स रिक्वायर्ड होती हैं वो नहीं। सरकार चाहती है कि किसानों के पास एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट हो ताकि वो अच्छी खेती कर सके। दूसरी समस्या यह है कि अब किसी किसान के पास 1-2 बीघा खेती ही है, तो 5 लाख का ट्रैक्टर खरीद के करेगा क्या? तो अच्छा तो यह होगा कि उनको थोड़े समय के लिए कोई भी फार्मिंग इक्विपमेंट दे दिया जाए जिससे वो अपना काम कर सके। तो दोनों ही प्रकार के प्रावधान है इसमें। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड मशीनरी अगर खरीदी जा रही है किसान के द्वारा, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को छोड़कर बाकी के जो राज्य हैं वहां पर 40% से 50% तक की सब्सिडी सरकार देती है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 100% की सब्सिडी दी जाती है अगर एग्रीकल्चर का इक्विपमेंट 1.25 लाख से कम कीमत का है तो। अब ये थोड़ी है कि 5 लाख का ट्रैक्टर खरीदेंगे तो सारा जो पैसा है वो सरकार ही दे देगी। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, ताकि जो किसान हैं वो कॉमन कस्टम हायरिंग सेंटर्स फार्म मशीनरी के साथ खुद को जोड़ सके। अब देखिए, कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है? वही है, आपके पास कम खेत है तो आप सीधा जाके मशीनरी खरीद तो लोगे नहीं महंगी महंगी। ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, यहां से आपको मशीनरी मिल जाती है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। आपके पास ट्रैक्टर है लेकिन सीडर नहीं है, या फिर आपके पास थ्रेसर नहीं है, तो आप यहां से ले लीजिए और अपना काम कर लीजिए। उसके लिए कुछ रेंट पे कर दीजिए, रीच को इंक्रीज करने के लिए, ताकि मशीन जो है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स तक पहुंच सके। यही उद्देश्य है इस स्कीम का। कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं और हाईटेक हब्स ऑफ हाई वैल्यू मशीन्स भी बनाया गया है। यहां पे जो कुछ बहुत महंगी मशीन्स हैं
उनको भी दिया जाएगा किसानों को, वो उसे रेंट कर सकते हैं, लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्कीम में अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है, किसानों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि वो इन मशीन्स का प्रॉपर इस्तेमाल कर सकें। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का मतलब बिल्कुल साफ है, जहां हम ह्यूमंस या फिर एनिमल लेबर का इस्तेमाल करते थे वहां मशीन्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि ट्रैक्टर्स, थ्रेशर, हार्वेस्टर, पंप सेट एटसेट्रा। ये सब फार्म मैकेनाइजेशन का हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ओएफबी यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में है। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है तोप। तो नाम से स्पष्ट है कि डिफेंस के फील्ड में काम करने वाली कोई कंपनी या फिर कोई इंस्टीट्यूशन होगा। ध्यान दीजिएगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को काफी लंबी समय से बात चल रही थी कि इसका काम बढ़िया से नहीं चल रहा है। सरकार ने कहा हम इसको कॉर्पोरेटाइज कर देंगे। अभी उसके लिए अप्रूवल मिल गया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को हम कॉर्पोरेटाइज कर देंगे। ये मामला क्या है समझिए। बिफोर दैट आप समझिए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या होता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एक अम्ब्रेला बॉडी है, ये कोई एक कंपनी नहीं है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में टोटल 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आती हैं जो हथियार बनाती हैं हमारी आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए। 1775 में फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश अथॉरिटीज ने कोलकाता के फोर्ट विलियम में बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस को स्टैब्लिश किया था। माना जाता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की शुरुआत यही थी, जिसके बाद इंडिया में आर्मी ऑर्डिनेंस की शुरुआत हुई। करेंटली ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सबऑर्डिनेट ऑफिस के तहत काम कर रहा है। मैंडेट यही है, वेपन्स, एम्यूनिशन, सप्लाईज, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, उनके लिए बनाते हैं। हेडक्वार्टर इनका वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है। तो आपने समझ लिया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें आती हैं टोटल 41 कंपनीज जो बनाती हैं हथियार, तोपें, बहुत कुछ। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है वो कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद डिसॉल्व कर दी जाएगी और इन्हें 7 पीएसयूज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिन्हें कहा जाता है डीपीएसयू। जो डिफेंस के पीएसयूज होते हैं उनको बोलते हैं डीपीएसयू। तो पूरे ऑर्डिनेंस, जैसे एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर 41 कंपनीज थी, अब इनको 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। 41 फैक्ट्रीज एक ग्रुप में अलग अलग फैक्ट्रीज में डाल दी जाएंगी और हर ग्रुप को, यानी कि जो 7 फैक्ट्रीज होंगी, इनमें से हर फैक्ट्री को एक स्पेसिफिक चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए कहा जाएगा। लाइक एक से कह दिया गया कि आप डिफेंस की व्हीकल्स बनाइए, तो वो डिफेंस की व्हीकल से बनाएंगे। किसी से कहा गया कि आप आर्टिलरी गन बनाइए, तो वो आर्टिलरी गन ही बनाएंगे। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर रीऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा। कारपोरेटाइजेशन का सिंपल मतलब यह होता है कि जो कारपोरेट की प्रैक्टिसेस हैं, बढ़िया मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल आउटपुट, इन सभी चीजों को इंक्लूड किया जाए जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनमें। यह कंपनी अभी भी पब्लिक ओन्ड ही रहेगी, मतलब कि सरकार इसे ओन करेगी। यह पहले भी चलता रहेगा, केवल इसके काम करने के तरीके में बदलाव लाया जाएगा। गवर्नमेंट ओन रहेगी 100%, उसके बाद भी जो वहां पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी सर्विस की कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके फायदे कई सारे होंगे। कंपनी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी और प्रॉफिटेबल बनेगी। इससे स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, बिकॉज हर जो 7 कंपनीज होंगी उनमें से हर एक को एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने को कहा जाएगा। कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, उनकी क्वालिटी और कॉस्ट इफिशियंसी भी बढ़ेगी। आर्टिकल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 के बारे में है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक, इसके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स निकाला गया है, इट इज अ काइंड ऑफ एनुअल एक्सरसाइज। इसमें इंडिया को 43rd रैंक दी गई है। इसे फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था WCY के द्वारा। इसे ओवरऑल कंपाइल किया जाता है IMD के द्वारा, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, ये कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल सर्वे है या एनुअल रिपोर्ट है जो पूरी दुनिया में की जाती है, ये पता लगाने के लिए कि कौन सी कंट्री कितनी कॉम्पिटिटिव है। अब ये तो लिखने वाली बात हो गई। कॉम्पिटिटिव होने का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिटिव होने का मतलब यह होता है कि एक कंट्री कितनी इफिशिएंट है अपने जो भी रिसोर्स उनके पास हैं उनके यूटिलाइजेशन में, अपने उस रिसोर्स का इस्तेमाल करके वो कितनी इफिशिएंसी अचीव करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में गुड्स एंड सर्विसेज के। उनके यहां क्या जो मार्केट सिस्टम है वो फ्री और फेयर है? फर्दर, क्या वो अपने लोगों के लिए बेटर सिचुएशन फॉर लाइफ क्रिएट करते हैं? ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी कंट्री को कॉम्पिटिटिव बनाने में। बिकॉज अगर कंट्री की ग्रोथ अच्छी है, दे आर प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो फिर जो दुनिया भर की कंपनीज होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। वो देश दुनिया में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनता है वेरियस पर्सपेक्टिव से। फैक्टर्स की बात करें तो ये प्रॉस्पेरिटी,
और कॉम्पिटिटिवनेस को किसी भी कंट्री के मेजर करता है, जो बात अभी हम कर रहे थे। आपके पास जो रिसोर्स है उसका कितना बढ़िया आप यूटिलाइजेशन करते हैं, आपका मार्केट फ्री एंड फेयर है कि नहीं, और आपके यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। ये दिखाता है कि आपकी कंट्री कितनी कॉम्पिटिटिव है। दुनिया भर के देशों के लिए बात कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर 334 क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पर इवैल्यूएशन किया जाता है, बट 4 ब्रॉड फैक्टर्स हैं जिनके भीतर आते हैं ये सारे क्राइटेरियाज। वो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं: इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है किसी कंट्री की, गवर्नमेंट कितना इफिशियंसी के साथ वर्क करती है, बिजनेसेस कितनी इफिशिएंटली फंक्शन करते हैं, और वहाँ का इंफ्रा कैसा है। ये इंफ्रा दोनों लोगों के लिए होता है, मतलब जो सिविल सोसाइटी है उसके लिए भी और जो बिजनेसेस हैं उनके लिए भी। क्या निकल के आया? जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस इंडेक्स में। स्विट्जरलैंड को फर्स्ट रैंक पे रखा गया है, स्वीडन को सेकंड पे, डेनमार्क ऑन थर्ड एंड नीदरलैंड्स ऑन फोर्थ। एशिया में जो टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं 2000 सिंगापुर ऑन फिफ्थ रैंक, हांगकांग ऑन सेवेंथ, ताइवान ऑन एट्थ एंड चाइना ऑन 16th। ये तो बात हो गई दुनिया की और एशिया की। ब्रिक्स कंट्रीज में अगर हम इवैल्यूएशन करें तो इंडिया की क्या सिचुएशन है? ब्रिक्स कंट्रीज में इंडिया आता है दूसरे नंबर पर, ऑब्वियसली चाइना के बाद। इंडिया को रैंक मिली है 43rd और चाइना को 16th। उसके बाद नंबर आता है रशिया का, दैट इज 45th, ब्राजील 57th एंड साउथ अफ्रीका 62nd। ये तो सारे इवैल्यूएशंस हो गए, नंबर्स हो गए। जैसे कि कई दफा हमारी बात हुई है कि इंडेक्स यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। आपको इंडेक्स वगैरह तैयार करके जाने चाहिए। यूपीएससी प्रश्न पूछती है। प्रश्न पूछने के 2 कॉमन तरीके हैं। एक तो सिंपली ये पूछ लिया जाता है कि इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, दूसरा वो आपसे इंडिकेटर्स वगैरह पूछ लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, जिसे डेवलप किया जाता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएनडीपी की मदद से। इसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं? ये प्रश्न 2012 के प्रीलिम्स में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। ऑप्शंस थे डिप्राइवेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एसेट्स एंड सर्विसेज एट हाउस होल्ड लेवल, परचेजिंग पावर पैरिटी एट नेशनल लेवल दूसरा था, और तीसरा था एक्सटेंट ऑफ बजट डेफिसिट एंड जीडीपी ग्रोथ रेट एट नेशनल लेवल। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये दोनों गलत हैं, केवल पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है, एंड वन ओनली विल बी योर आंसर। तो वन ओनली इज द आंसर। इसमें देखिए 3 डायमेंशंस हैं जिसमें 10 इंडिकेटर्स होते हैं, और जो डायमेंशंस का कोड है दैट इज हेस, H फॉर हेल्थ, E फॉर एजुकेशन एंड S फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेस इसके 3 डायमेंशंस हैं जिनमें 10 इंडिकेटर्स के बेसिस पे ये इंडेक्स इवैल्यूएट होता है। तो ये तो बात हो गई इस पूरे इंडेक्स के बारे में। हमारा अगला आर्टिकल लैंड बैंक्स के बारे में है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने फाइनलाइज कर दिया है एक स्ट्रक्चर लैंड बैंक कंपनी का। अब इनका काम क्या होगा? ये लैंड जो होगा, पार्सल ऑफ लैंड जो होगा, ये या तो गवर्नमेंट ओन्ड हो या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज ओन करती हो, इनको बेचने का काम किया जाएगा। बेचने का एक तरीके से ये बैंक बना लेंगे। इनके पास ज़मीन होगी, जिसको भी अगर ज़मीन चाहिए वो यहाँ से आके ज़मीन ले सकता है, किसी भी उद्योग लगाने के लिए, किसी भी व्यापार के लिए। इस तरीके से किया जाएगा। ये कनाडियन मॉडल पे बेस्ड है और ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पे किया जा रहा है। अभी जो ये प्रपोजल है ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के सामने जाने वाला है, प्लेस किया जाएगा अप्रूवल के लिए। इस कंपनी से क्या उम्मीद रखी जा रही है? ये जो भी पीएसयूज हैं उन सबको ये रेवेन्यू जनरेट करके देगा। ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है इसका काम ये है कि जो भी डिस्प्यूटेड लैंड्स हैं, मान के चलिए कोई ज़मीन का टुकड़ा है, उसके ऊपर कोई विवाद है, तो उसको भी सॉल्व करने का काम किया जाएगा और उसको बेचने का काम किया जाएगा। इससे बात आती है लैंड बैंक क्या होता है। लैंड बैंक एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट एंटिटी है या फिर नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन है, जिसका काम है मैनेज करना और डिस्पोज करना वेकेंट प्रॉपर्टीज़ को। जो खाली ज़मीनें हैं उनको मैनेज करना और डिस्पोज करना। किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए ताकि उनका रीडेवलपमेंट हो सके, उनको प्रोडक्टिव यूज़ में लाया जा सके। स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस तरीके के बैंक्स बनाना 1990 से चालू कर दिया था। जैसे हमने लिबरलाइज किया, जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए उसके बाद से इस तरीके के लैंड बैंक्स स्टेट गवर्नमेंट्स ने बनाना शुरू कर दिए। 2017 तक आप देखें तो बहुत सारी स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने लैंड बैंक्स तैयार कर लिए थे। इसके बाद नीति आयोग अपना न्यू इंडिया @75 लेकर आता है, जिसमें बात करी जाती है नए नए तरीकों की, नई नई स्ट्रैटेजीज की डेवलपमेंट के लिए। ये कहते हैं कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी हमें इसमें ऐड कर देना चाहिए ताकि मैप्स वगैरह बनाने में आसानी हो जाए। और यहाँ पर टारगेट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को। हम ये चाहते हैं कि जो लैंड है, लैंड बैंक्स प्रोवाइड करें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए। और इसी को सोचते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए अगस्त
2020 में नेशनल जीआईएस एनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च किया जाता है, जिसमें इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी इंटीग्रेट कर दिया जाता है। ये फेस्ड वाइज मैनर में लॉन्च किया गया था। पहले 6 स्टेट्स में हुआ और सेकंड फेज में 8 स्टेट्स में इसको फर्दर एक्सपैंड कर दिया। इंडियन इंडस्ट्रियल लैंड बैंक जो एक पोर्टल तैयार किया है, ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से एनेबल्ड है, जिसका मतलब ये है कि आप इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह हैं जो क्लस्टर्स हैं कंट्रीज में, उन सबको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 3350 पार्क्स या क्लस्टर्स हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एरिया का जो एक बैंक तैयार किया उसमें। साथ में आप देखिए लैंड जो है 4,75,000 हेक्टेयर्स के आसपास है, 31 स्टेट्स और यूटीज को कवर करता हुआ। इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ पर लैंड अवेलेबल है और किस तरीके से आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं फ्यूचर में उसको लेके। साथ में आप ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों से एक बेटर डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी। इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इलाके में क्या एक्सटर्नल और इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स मौजूद है, जैसे रेल की व्यवस्था है, रोड या फिर कनेक्टिविटी कैसी है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देखें तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 को रिप्लेस किया गया था लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 से। ये एक्ट सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की भी बात करता है, मतलब यहां पर स्टडी करा जाएगा, एस्टिमेट कॉस्ट, उससे बेनिफिट क्या होने वाला है, आसपास के लोगों को किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है अगर एक पर्टिकुलर लैंड को एक्वायर किया जाता है। यहां पर सोशल इंपैक्ट असेसमेंट मैंडेटरी हो जाता है सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे अर्जेंसी हो या फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो, उस केस में एसआईए नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है। सारे जो भी एक्विजिशंस होंगे उनमें रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की बात करी गई है, लोगों को प्रॉपर रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट दिया जाएगा। साथ में बात करें 4 टाइम्स मार्केट वैल्यू पे पैसा दिया जाएगा अगर रूरल एरिया से लैंड एक्वायर कर रहे हैं। अगर 1 रुपए का लैंड है तो उसके लिए 4 रुपए दिए जाएंगे। उसी तरीके से अगर अर्बन एरिया का लैंड है तो उसके लिए ट्वाइस द मनी दिया जाएगा बेस्ड ऑन दी केसेस। उसके साथ यह भी बताया जा रहा है कि मैंडेटरी है कंसेंट लेना 70% ऑफ द लैंड ओनर्स का, अगर आप एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, एक पीपीपी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। इसके अलावा 80% कंसेंट लेनी पड़ेगी आपको अगर आप एक प्राइवेट कंपनी लगा रहे हैं। जो भी जमीन के मालिक होंगे 80% लोगों की कंसेंट होनी चाहिए, तभी आप प्राइवेट कंपनी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। 70% पीपीपी के लिए और 80% प्राइवेट कंपनी के लिए। अगली खबर है सोशल स्टॉक एक्सचेंज की। रिसेंटली सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक टेक्निकल ग्रुप बनाया है जो एक रिपोर्ट पेश करेगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ये जो प्रपोजल है ये 2019 के बजट में फ्लोट किया गया था और जैसे ही इसके ऊपर बात शुरू हुई तो सेबी ने इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया और अभी रिसेंटली इन्होंने एक टेक्निकल ग्रुप भी बना दिया ताकि फर्दर क्लियर हो पाए इनको आइडिया। जैसे ही वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट दी तो फिर एक टेक्निकल ग्रुप भी इफेक्ट में आया। अब ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? इनका काम है कि जो भी फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस होते हैं या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि सोशल पर्पस के लिए काम करती हैं, वो फंड रेज कर पाए, और फंड रेज करने के लिए ये निकाल रहे हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अक्सर ये जो आपकी फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको पैसा मिलता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग से, फिलैंथ्रोपिक या गवर्नमेंट ग्रांट से। कोई दान कर दे उस तरीके से इनको पैसा मिलता है और उससे ये अपना काम चलाते हैं। दिक्कत यहाँ पर यह आती है कि इनका जो एजेंडा है, इनके जो काम है, जो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं फंड्स की कमी आ जाती है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे इनको फिलैंथ्रोपिक ग्रांट्स मिलते रहे, गवर्नमेंट ग्रांट्स मिले या फिर सीएसआर मिले, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। और इसी को सोचते हुए ये तरीका निकाला गया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, ताकि जो भी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करती हैं इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस, जो अपॉर्चुनिटीज को वो कैश नहीं कर पाती हैं, वो ना हो, इनको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट मिलती रहे। इस तरीके का जो सिस्टम है वो यूके में भी है, कनाडा में भी है, साउथ अफ्रीका और सिंगापुर में भी इस तरीके का सिस्टम है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।